बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 3 फैसले किए हैं और वो तीनों बड़े अहम हैं। उन फैसलों पे जाने से पहले मैंने एक सर्वे करवाया था और जो सर्वे था वो सोशल मीडिया पे किया था। हमने ट्विटर पे करवाया था क्योंकि इस पर बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट आते हैं। तो यहाँ 42,558 वोट पड़े हैं। 42,558 वोट, ये पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। सवाल मैंने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी राय क्या है। नंबर 1 फ़र्ज शनास, नंबर 2 करप्ट, नंबर 3 नाअहल। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 9% लोग ये समझते हैं, 9%, 9% कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फ़र्ज शनास इदारा है और वो ठीक काम कर रहा है। 55% लोग ये समझते हैं कि वो एक करप्ट इदारा है और 36% लोग ये समझते हैं कि वो नाअहल है। यानी 91%, 91% लोग जो है वो इसको करप्ट और नाअहल समझते हैं, जबकि 9% लोग इसको ईमानदार या फ़र्ज शनास समझते हैं। तो ये तो लोगों के जहन में या लोगों की राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो औकात है वो हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि उनके 3 फैसले क्या हैं। पहला फैसला, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी का जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का, वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी, 4 उनके MNAs गए थे, 3 ख़वातीन 1 मर्द। उन्होंने जाके दरख्वास्त दी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। वो पैसे खर्च करके करप्शन के ज़रिए से गैर कानूनी तरीके से MNAs को ख़रीद के, वोट को ख़रीद के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बने हैं, लिहाजा उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। PTI की एक दूसरी दरख्वास्त थी जिसमें PTI ने यह कहा था कि इनको नाअहल कर दिया जाए। अगर तो इनको नोटिफाई किया जा रहा है तो फिर नाअहल कर दिया जाए। तो इसको मंजूर कर दिया, लेकिन 22 तारीख लगाई है, यानी 12 मार्च को वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं चेयरमैन सेनेट के, और 22 मार्च को इसकी पहली हेयरिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि आया वो नाअहल हैं या नहीं हैं। यानी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं, अगर वो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे उनको नाअहल करार देगा, ये सवाल सब जानते हैं। एक और फैसला उन्होंने किया जो डस्का का इलेक्शन है उसके हवाले से, NA75 कि ये पहले 18 मार्च को हो रहा था, अब ये 10 अप्रैल को होगा। इसमें हुकूमत पंजाब ने कहा था कि हम बंदोबस्त नहीं कर सकते इतनी जल्दी, हमने बहुत सारे अफसर मुअत्तल किए, नए अफसरान गए हैं, तो उनको ज़रा इंतज़ामात संभालने दीजिए, उसके बाद ये इंतखाब करवाया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन भी जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में थी, तो दोनों को एक तरह से रिलीफ मिल गया है और 10 अप्रैल को ये इलेक्शन अब होगा। इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप गौर करें कि ये अब आंखों की तारा बन गया है, आंखों का तारा बन गया है अपोजिशन की, PDM की। PDM के लोग, PDM के हमायती, उनके जर्नलिस्ट, उनके बहुत सारे और दीगर लोग, सिविल सोसाइटी के उनके लोग और जितने भी लोग उनके करीबी हैं PDM के या उनकी जमातों के, वो तमाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई उंगली ना उठाई जाए। ये वो तमाम लोग हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन के सारे प्रोसेस को करप्शन कहते थे, 2 नंबरी कहते थे, फ्रॉड कहते थे। आज यह सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। मैं आपको एक बहुत बड़ा करप्शन का केस पकड़वाने वाला हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और जब मैं इसे करप्शन का केस कह रहा हूँ तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी इसी तरह हुआ था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक है NA75 डस्का वाला और एक उसके बिल्कुल साथ है पसरूर का NA74। आपको कहानी सुनाते हैं NA74 की। NA74 में 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे 2 उम्मीदवार आमने सामने थे। एक उम्मीदवार गुलाम अब्बास, ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन की और ये वहाँ की एक मकबूल पॉलिटिकल फैमिली है, चौधरी गुलाम अब्बास इनका नाम है। तो ये वहाँ से एक उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरे बड़े तगड़े एक उम्मीदवार हुआ करते थे ज़ैद हामिद, जो वज़ीर कानून भी रहे हैं साबिक। लेकिन इनका मसला ये हो गया था कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से जो कानून है उसमें जो मुबैना तरमीम है उसमें इनका नाम आ गया था और इनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में गम गुस्सा था। ये तो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया था और उसको इलेक्शन लड़वाया था, अली ज़ाहिद को। तो इस तरह जो ज़ैद हामिद इलेक्शन नहीं लड़ सके, लेकिन अली ज़ाहिद
हामिद ने जो है वो इलेक्शन लड़ा, उनके बेटे ने। गुलाम अब्बास के मुकाबले में यही दो उम्मीदवार थे जो आमने सामने थे, और एक तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी था इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन जो है इसके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं ज़रा आपको बता दूं। इस इलेक्शन के 151 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट जब आ रहे थे रात को, 151 तक जब पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आए रात के वक्त, तो 13,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट गुलाम अब्बास वो इसमें जीत रहा था। और फिर अचानक आरटीएस बैठ गया। आरटीएस के बैठने के बाद नताइज लेट हो गए। फिर फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर भी नताइज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नहीं दिए। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 10 से 12 मिनट की दूरी पे थे, जैसा कि NA 75 में हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो चंद घंटे की, आधे घंटे की या पौने घंटे की दूरी पे थे, लेकिन वो धुंध का बहाना बना के 12-12 घंटे बाद आए। लेकिन यहाँ पे तो 22 से 24 घंटों के बाद, हालांकि धुंध भी नहीं थी, 22 से 24 घंटों के बाद बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग बॉक्सेस जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे 22 से 24 घंटों के बाद। और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। इसमें जो PMLN का कैंडिडेट जो जीत गया था, अली जाहिद, उसने कहा था कि 93 बैग ऐसे आए हैं जो सील नहीं थे बल्कि खुले हुए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी ये लिख कर दिया था कि इनको मौसूल होने वाले नताइज सील बंद नहीं थे, उन्होंने भी कहा। फिर दोबारा गिनती करवाई गई। जब दोबारा गिनती करवाई गई तो पता चला इसमें बहुत सारे बैलेट पेपर्स जो हैं वो जाली हैं। वो बैलेट पेपर्स ही नहीं है जिनके ऊपर इंतखाबात हो रहे थे, वो जाली छपवाए गए बैलेट पेपर्स हैं। इसके अलावा जो मोहरें इस्तेमाल की गई हैं उनमें 8 मुख्तलिफ मोहरें हैं। यानी उनके डिज़ाइनों के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तो वो जाली मोहरें बना के जो है वो वोट कास्ट किए गए थे। फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए थे। और फिर इन्होंने मुतालबा किया कि दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। 10,000 से ज़ायद वोट कैंसिल कर दिए गए थे। 30,000 से ज़ायद वोटों पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत मौजूद नहीं थे। यानी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत नहीं होगा ना तो वो वोट ही नहीं होता। तो 30,000 से ज़्यादा वोटों के ऊपर दस्तखत ही नहीं थे। तो ये जो NA 75 में हुआ ये कुछ भी नहीं था जो NA 74 में हुआ था। लेकिन उस वक्त ये नशिस्त बहुत थोड़े से मार्जिन में आपको बता देता हूँ, जो अली जाहिद था उसने ये सीट 97,235 वोट लेकर जीत ली थी, जबकि 4,000 वोट नीचे थे चौधरी गुलाम अब्बास, उन्होंने 93,734 यानी तकरीबन 3.5-4,000 की लीड से PMLN का कैंडिडेट जीत गया। और उसके बाद दोबारा इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया गया। यानी जितनी धांधली NA 75 में हुई है, इससे ज़्यादा धांधली और इससे ज़्यादा दो नंबरी, इसी तरीके की दो नंबरी NA 74 में भी हुई थी। अब NA 74 वाला जो कैंडिडेट है, उन लोगों ने मेरे से रब्ता किया, मुझे सारे सबूत उन्होंने दिए, और देने के बाद ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी वही हैं उस हल्के में वहाँ पे, और इलेक्शन कमीशन का अमला भी वही है वहाँ पे, और इलेक्शन कमिश्नर भी वही है इस वक्त। तो इनका तरीका वारदात भी वही है। पहले इन्होंने इस तरीका वारदात से हमें नुकसान पहुंचाया और PMLN का कैंडिडेट जितवाया, और इस मरतबा वही वारदात दोबारा डाली गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर टांग अड़ाई और दोबारा इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया, जबकि हम ये कहते रहे हमारा दोबारा इलेक्शन नहीं करवाया गया। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं पहली दफ़ा गायब नहीं हुए, ये 2018 में बगैर धुंध के गायब हो गए थे, और तब PMLN का कैंडिडेट जीत गया था। लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही वाला और यही लोग, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। लिहाजा ये एक सबूत है और ये मौजूद है। आज भी अगर किसी की तसल्ली नहीं होती तो जाके बक्से खोल लें और दोनों केसेस का कंपैरिजन कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि धांधली NA 75 में ज़्यादा हुई है या NA 74 में ज़्यादा हुई है। अगर तो NA 74 में ज़्यादा हुई है तो फिर तब तो इलेक्शन कमीशन नहीं बोला, उसने एग्जैक्टली वही नताइज दिए जो PMLN को पसंद आ रहे थे। लेकिन और उसके पीछे वो ये भी एक बात कहता है कि जो हारने वाला कैंडिडेट है PTI का, उनका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ज़ैद हामिद के, और इस बुनियाद पे इनको शक था कि वो जीत जाएंगे, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया था और उनको ये सीट जितवाई गई थी। ये उन्होंने कहा, ये उनका एक एलिगेशन है, हो सकता है ये दुरुस्त हो। लेकिन इन दोनों केसेस को अगर रख के इकट्ठा इंक्वायर किया जाए, पाकिस्तान में कोई चाहता है कि शफाफ और साफ इलेक्शन हो, तो NA 74 का 2018 वाला सारा रिकॉर्ड मंगवा लें
और NA-75 का ये ज़िमनी इंतखाब वाला सारा रिकॉर्ड मंगवा लें और इन दोनों का कंपैरिजन कर दें, आपको लग पता जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसी दोहरी पॉलिसी चलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जितनी मर्जी गालियाँ दी, कभी जवाब नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को फ़ौरन जवाब दिया इसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो उसी निज़ाम का हिस्सा है जिस निज़ाम के तहत दो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे रूल करती रही हैं। अब आ जाएं आप यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले की तरफ। तो वहाँ पे नेशनल असम्बली के हल्का 237 के जो MNA हैं फ़हीम खान नहीं बल्कि उनका नाम है जमील खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बयान हल्फी जमा करवाया। उन्होंने कहा कि मुझे बुलवाया था यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने और उसने मुझे लालच दिया कि मैं उनके वालिद को वोट डालूं, फिर वो मुझे गलत तरीके भी बता रहा था, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग करके अपनी पार्टी की क़यादत को आगाह कर दिया कि जनाब ये इस तरीके से लालच दे रहे हैं और इस तरीके से दो नंबरी की जा रही है। लिहाजा अब ये मामला एक मुद्दई के साथ, एक गवाह के साथ, और वीडियो मौजूद है, एतराफ़ जुर्म कर चुका है अली हैदर गिलानी। तो इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। अब उसको या तो फैसला देना पड़ेगा अली हैदर गिलानी के खिलाफ। अगर फैसला देते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन मशकूक हो जाता है, लेकिन अगर वो फैसला नहीं देते तो फिर इस गवाह का क्या करेंगे, इस रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे जिसका एतराफ़ जुर्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा बारीक काम या वारदात डालनी पड़ेगी अगर इस दफ़ा उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को या PDM के कैंडिडेट को बचाना है। तो एक बड़ी खबर यह है कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर से जो ख़तरा है, जो रिपोर्ट हो रहा था, बहुत सारे बड़े अहम सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया इसको, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार को हटाने का टाइम गंवा चुके हैं, अब वो इनको नहीं हटा सकते। हालांकि मुझे आज भी ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पंजाब के लोग उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करते थे। मुझे आज भी ये लगता है कि वो उतने मुतहर्रिक नहीं हैं, वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, इखलाक के बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेहतर हैं, लेकिन वो वैसे नहीं हैं, वो तब्दीली नहीं है, वो नया पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको भी लगता है कि वो एक बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करते थे, उनको अच्छा वज़ीर आला मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान उनको नहीं हटाएंगे, तो उनको नहीं हटाया जा रहा। हाँ, ये मैंने आपसे कहा था कि अपोजिशन उनके खिलाफ एक तरीके तो एतमाद ट्राई कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको काफ लीग की हमायत कम से कम चाहिए होगी, जहांगीर तरीन की खुफिया हमायत और काफ लीग की खुल्लम खुल्ला हमायत। तो क्या काफ लीग उनकी हमायत कर सकती है, इसके ऊपर ही निसार है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब ने दोबारा ऐलान कर दिया है कि यही वज़ीर आला रहेंगे और बाकायदा इसके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है। अब PTI को ये करना होगा कि इसी वज़ीर आला से कुछ ना कुछ करके डिलीवर करवाना होगा और साबित करना होगा कि उनकी चॉइस ठीक थी। अब उसके लिए पीछे रह गए हैं 2-2.25 साल। अब इन 2-2.25 सालों के अंदर उस्मान बुज़दार साहब क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। टास्क बहुत बड़े बड़े हैं, अभी जिन मनसूबों पे काम हो रहा है बहुत बड़े बड़े मनसूबे हैं, उन मनसूबों के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो इमरान खान साहब ने अर्बन रावी का एक मनसूबा बनाया, बहुत बड़ा उनका मनसूबा है। वो उससे कहते हैं कि मैं 6000 अरब कमा के तो कर्जा उतारने की भी कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल आप जानना चाहें या इसके अंदर जाएं या आप ब्यूरोक्रेसी से बात करें तो आपको पता चलता है कि जहां 5 महीने पहले हुकूमत खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, कोई काम प्रैक्टिकली हो नहीं पाया, सिर्फ कागजी कार्रवाइयां होती हैं और मीटिंग्स होती हैं। इमरान खान साहब को हर मरतबा ब्रीफ किया जाता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। इतना बड़ा जो मनसूबा है, ये इतना बड़ा मनसूबा है कि आप ये कह सकते हैं कि एशिया के बड़े मनसूबों में से एक मनसूबा ये हो सकता है। लेकिन इतने बड़े मनसूबे को बनाने के लिए जितनी रफ्तार चाहिए उस रफ्तार का 10% भी नहीं है, बहुत स्लो चल रहे हैं। तो ये मनसूबा कहाँ मुकम्मल होगा। उसके अलावा कुछ दीगर मनसूबे हैं वो भी पाया तकमील तक पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अधूरे मनसूबों के साथ लोगों को कायल करना कि अगले इंतखाबात में लोग वोट दें, ये इंतहाई मुश्किल होगा। तो उस्मान बुज़दार साहब वाकई में एक डिफ़िकल्ट टास्क हैं, एक बहुत मुश्किल टास्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वो उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो गुड लक, उनके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन अगले इंतखाबात तक क्या वो सारा कुछ कर पाएंगे, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में एक ऐसी तब्दीली लाकर दिखा सकते हैं या हालात को ऐसा कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लोगों के बीच में जाए और जाकर क्लेम करे कि हमें दोबारा पंजाब में वोट दीजिए, कि हमने उस्मान बुज़दार साहब को एक दफ़ा फिर रीट्राई करना है। और क्या लोग वोट देंगे, इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीलॉग में ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अब तक शेयर की और आपको ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
का कैसे दोहरा म्यार हो जाता है जब किसी को जितवाना हो या जब किसी को हरवाना हो। अपनी मर्जी का बंदा हार जाए तो दोबारा इलेक्शन कर सकते हैं पूरा का पूरा थोड़ी सी गलतियों पे, और अपनी मर्जी का बंदा जीत जाए तो पूरा का पूरा इलेक्शन अगर एक ब्लंडर हो और गलतियों से भरा हुआ हो तब भी दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये उनका फैसला, उनकी सवाबदीद है। ये केस साबित करता है। मेरा चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 74 का रिकॉर्ड खोले और NA 75 को सामने रखे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।